केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शंस के बारे में पढ़ चुके थे। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंशिएटेड एंड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन क्या होती है। तो कंसंट्रेंट डिफरेंस रेट इक्वेशन जो होती है उसको अपन डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन कहते हैं। और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की हमें जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन के द्वारा अपन किसी भी रेट लॉ को प्रॉपर्ली फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, और जब रेट लॉ प्रॉपर्ली फाइंड आउट नहीं होता है तो अपन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी प्रॉपर्ली फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये बताया था कि डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन अपन इंस्टेंटेनियस रेट इक्वेशन से ऑब्टेन करते थे। कैसे? आर इंस्टेंटेनियस इक्वल टू माइनस डी आर अपॉन डी टी। अगर इसी को मैं प्रोडक्ट के रेफरेंस में लिखूं तो इस टाइप से डी पी अपॉन डी टी इक्वल टू स्लोप। एक टेंजेंट खींच के टेंजेंट लाइन के द्वारा अपन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ इक्वेशन फाइंड आउट करते थे। तो इस इक्वेशन के बेस पे अपन जो डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन लिखते हैं, तो डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन के द्वारा अपन रेट लॉ को प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं कर पाते, और रेट लॉ जब प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं कर पाते हैं तो अपन किसी भी रिएक्शंस के लिए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी नहीं लिख पाते हैं। तो आज अपन इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन, मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहा हूं, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ZOR मींस जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस जनरली वो रिएक्शंस होती है जिनमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी कंसंट्रेशन की जीरो पावर पे डिपेंड करती है। इस टाइप की रिएक्शंस को जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। एक बार रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से सुन लें। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के जीरो पावर के प्रोपोर्शनल होता है। फॉर एग्जांपल, हम जनरली एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं आरपी, और इसके लिए मैं डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन लिखूं जीरो ऑर्डर के लिए, तो दैट मींस रिएक्टेंट के लिए माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के आर यू, क्योंकि रिएक्टेंट की पावर जीरो होगी तो इसलिए ये डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन हो जाएगी। ओके, नाउ अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूं। यस, अब इसको जो है डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, दिस रिएक्शन या दिस इक्वेशन इज नोन एज डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। अब इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, माइनस टी आर अपॉन डी टी, सॉरी डी आर अपॉन डी टी आर जीरो इक्वल टू के डी टी। इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। मगर अपन ये जानते हैं, यदि मैं इस इक्वेशन को यूं नहीं लिख, इसका दूसरा रूप यदि मैं लिखूं तो मैं इस इक्वेशन को ये लिख सकता हूं माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के। एज वी नो दैट यदि ये कंसंट्रेशन की पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू 1 हो सकती है। तो इस इक्वेशन को मैं इस टाइप में फिर लिख सकता हूं, डी आर इक्वल टू के टी। ये पूरी फॉर्म जो होती है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन कहलाती है। ओके, तो डी आर माइनस के डी टी, पूरी की पूरी जो फॉर्म होती है 1 2 3 एंड 4, ये सारी की सारी जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन कहलाती है। अब एक इसका ही अपन लिखते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होती है? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसके द्वारा अपन किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में टाइम के साथ में क्या चेंजेस आ रहे हैं उसका पता लगा सकते हैं, तो उसको अपन बोलेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को निकालने के लिए अपन जो डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन होती है उसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो अब इस इक्वेशन का यदि मैं इंटीग्रेशन करूं तो क्या होगा? तो सीधा लिख रहा हूं, dr का इंटीग्रेशन r इक्वल टू माइनस के की प्लस सी, और यहां पर
C जो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, C मींस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यस, अब इफ t इक्वल टू 0 टाइम, यानी जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट में नहीं हुए, t इक्वल टू 0 टाइम, इनिशियल टाइम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, t इक्वल टू 0, तो R विल बी R0। t इक्वल टू 0 टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो t इक्वल टू 0 टाइम पर जो कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की वो R0 होगी। इस वैल्यूज को अपन अबव वाली इक्वेशन में पुट अप करते हैं तो क्या होगा, R0 इक्वल टू माइनस k इंटू 0 प्लस c, इट मींस R0 इक्वल टू c। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट कर लिया है कि c इक्वल टू R0। इस c इक्वल टू R0 की वैल्यू को अपन पुट अप करेंगे कहां पर, इस अबव इक्वेशन में। तो अपने पास में क्या इक्वेशन नहीं बन जाएगी, यस, तो R इक्वल टू माइनस के टी प्लस R0। ओके, अब अपन ने हमारे पास में इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट कर ली R0, और इस वैल्यू को अपन इस इक्वेशन में पुट अप करेंगे तो हमारे पास में नई इक्वेशन आ जाएगी R इक्वल टू माइनस के टी प्लस R0, राइट। अब मैं इसको फुल कर रहा हूँ, R माइनस R0 इक्वल टू माइनस के टी, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, देखिए k की वैल्यू यदि मुझे फाइंड आउट करनी है तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, R0 माइनस R1t। k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो k इक्वल टू 1/t, और माइनस है तो माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टेप बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, तो R0 माइनस R/t, ये मेरे पास में एक इक्वेशन आई है। और इस इक्वेशन को मैं बोलूंगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, right? This is rate constant for zero order reaction. R0 is the initial concentration of reactant and R is the concentration of reactant after t time. तो अपन इस प्रकार से इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाल लेते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। यदि अपन इसकी प्लॉटिंग करें, राइट, यदि अपन इसकी प्लॉटिंग करें तो वो कैसे होगी, वो भी अपन समझ लेते हैं। चलो आप इसको थोड़ा कॉपी कर लो, ओके। तो हमारे पास में ये इंटीग्रेटेड एंड डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन आ गई है। अब अपन एक स्टेट लाइन इक्वेशन जानते हैं, y इक्वल टू mx प्लस c। यदि y वर्सेज x यदि अपन प्लॉटिंग करें तो इसमें स्लोप होगा m इक्वल टू स्लोप एंड c विल बी इंटरसेप्ट। अपने पास में एक इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c, और अपने पास में एक इक्वेशन है r इक्वल टू माइनस के टी प्लस R0। यदि मैं इस इक्वेशन को नंबर 2 दूं तो इस इक्वेशन का अपन कंपैरिजन करें तो अपन ये पाते हैं कि यदि r और t के बीच यदि अपन प्लॉटिंग करें, when the r is plotted versus t, then we find that r in concentration of reactant R and T के बीच में यदि अपन प्लॉटिंग करें तो अपन एक K, और ये R0 होगा इंटरसेप्ट और ये स्लोप होगा इक्वल टू माइनस K। क्लियर? क्योंकि अपन एक इक्वेशन जानते हैं, स्टेट लाइन इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c, और अपने पास में एक इक्वेशन ये निकल के आई है R0 इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। तो R और T के बीच में यदि अपन प्लॉटिंग करते हैं, when the R is plotted against T या when R is plotted versus T, then we find that the slope will be minus K and R0 will be intercept, right? यदि अपन इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ग्राफ खींचे तो अपन ये देखते हैं कि R0 माइनस T, R0 माइनस R एंड T के अकॉर्डिंग अपन एक प्लॉटिंग करें तो देखिए R0 माइनस R आफ्टर T टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड T, तो इस टाइप का कर्व अपने पास आएगा, और ये जो स्लोप होगा वो स्लोप होगा K,
राइट। तो अपन ने इससे डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिख ली है, ठीक है नहीं। तो ये कई बार एग्जाम में इक्वेशन पूछा जाता है कि यदि r और t के बीच में प्लॉटिंग करें तो स्लोप क्या होगा, स्लोप विल बी माइनस k एंड r0 माइनस r यानी इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस t टाइम पे कंसंट्रेशन के बीच में यदि हम प्लॉटिंग करें तो अपने पास में स्लोप होगी k। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होगी, द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन विल बी r0 माइनस r अपॉन t इक्वल टू k0, राइट। ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होगी। और डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन की बात अपन पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन को क्यों फाइंड आउट करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब अपन ये पढ़ेंगे कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कौन-कौन सी होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कौन-कौन सी होती है। तो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, यस, एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में उन स्पीशीज और पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स की नंबर जिनके ऊपर किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट हो। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया टू NH3, डिकम्पोज इनटू N2G plus 3H2। जो डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया वो प्लेटिनम कैटेलिस्ट और टंगस्टन कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में यदि डिकम्पोज होता है तो ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शंस को फॉलो करती है। क्योंकि जनरली क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कैटेलिस्ट की प्रेजेंस पर डिपेंड करती है। यदि ये जो अमोनिया का डिकम्पोजिशन है तो प्लेटिनम या टंगस्टन मेटल के सरफेस के ऊपर से प्रोवाइड होता है, तो इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी, जो स्टेप होगा वो अमोनिया या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं होगा। तो इसके लिए रेट लो क्या लिख सकते हैं अपन, रेट लो इक्वल टू NH30, राइट। रेट लो इक्वल टू NH30 यानी रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो अमोनिया की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी बल्कि मेटल सरफेस या कैटेलिस्ट की प्रेजेंस पे डिपेंड करेगी, ओके। सेकंड एग्जांपल, नाइट्रस ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन। यदि प्लेटिनम और प्लेटिनम की प्रेजेंस में नाइट्रोस ऑक्साइड जिसको अपन लाफिंग गैस भी बोलते हैं, यदि इसका डिकम्पोजिशन मैं यदि करूं तो ये बनेगा 2N2 plus O2, इट इज आल्सो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। और जनरली अपन ये कह सकते हैं कि वो सभी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, ऑल एंजाइम catalytic reactions, all enzyme catalytic reactions are the example of zero order reactions. All the catalytic examples are all the catalytic enzyme catalytic reactions are the examples of zero order reaction। और एक एग्जांपल अपन और बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड का यदि डिकम्पोजिशन यदि मैं करूं ओरम H2 प्लस I2 में, इट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ एन जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। क्योंकि ओरम जो एक मेटल होता है उसकी सरफेस के ऊपर से हाइड्रोजन आयोडाइड गैस को पास किया जाता है, तो हाइड्रोजन और आयोडाइड का जो एब्जॉर्प्शन होगा मेटल की सरफेस है वो मेटल सरफेस कैटालाइसिस का काम करेगा, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन होगी। इसके लिए यदि मैं रेट लो लिखूं तो dH/dt will be K0HI0, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा बल्कि किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये ओरम यानी कि जो मेटल सरफेस है इस कैटालिस्ट की कंसंट्रेशन के ऊपर या कैटालिस्ट की प्रेजेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। और सबसे वेल नोन एग्जांपल में लिख देता हूं, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, एसीटोन, आइसोटोन नाम बोलो इसका, प्रोपेनॉन। इसका यदि मैं आयोडीन के साथ में आयोडीनेशन कराऊं, एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, तो ये एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन होगी और ये रिएक्शन प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CO CH2I plus HI, iodoacetone। The formation of iodoacetone by iodification in the presence of acetic acid, it means by acidic hydrolysis, then आयोडोएसीटोन का बनना इसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शंस को शो करेगा।
क्योंकि ये रिएक्शन एसिड कैटालाइज रिएक्शन हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो एसीटोन व आयोडीन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी, बल्कि ये एसिटिक एसिड यानी कैटलिस्ट की प्रेजेंस पे ही डिपेंड करेगी। तो इस प्रकार से ऑल द एग्जांपल्स फॉलो द जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, इसलिए जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के सारे एग्जांपल क्लियर। व्हाट आर द जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, व्हाट इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेटेड एंड डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशंस, और व्हाट इज द मेन एप्लीकेशंस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है, अब अपन हाफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अब अपन पढ़ेंगे हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हाफ लाइफ टाइम किसे कहते हैं, हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम यानी कि जनरली अपन बात करें हाफ लाइफ टाइम तो वो टाइम होता है जिसमें किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का 50% पार्ट डिसोसिएट हो जाता है या रिएक्शन में कंज्यूम हो जाता है। द लाइफ टाइम the half lifetime of the reaction is that time of the reaction in which the 1/2% of the reactant's concentration is consumed during the reaction, यानी रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन का 50% पार्ट रिएक्शन में कंज्यूम हो जाए या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का 50% पार्ट डिसोसिएट हो जाए प्रोडक्ट में, तो उसको अपन हाफ लाइफ टाइम कहेंगे। तो अपन डिस्कस कर चुके हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होती है, इक्वल टू R0 माइनस R अपॉन T। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ हाफ लाइफ टाइम, तो T इक्वल टू T हाफ, R की वैल्यू कितनी होगी, R की वैल्यू होगी इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ कितना होगा R0/2, तो ये वैल्यू अपन पुट अप करेंगे, K0 इक्वल टू R0 माइनस R की वैल्यू क्या हो जाएगी R0/2 अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा T हाफ। ओके, अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं K0 इक्वल टू R0 माइनस हाफ जीरो, तो कितना हो जाएगा 1/2 R0 राइट इनटू 1/T हाफ। तो अपने को T हाफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो T हाफ विल बी R0/2 K0। अपने पास में जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हाफ लाइफ टाइम की वैल्यू जाएगी, हाफ लाइफ टाइम मींस T हाफ इक्वल टू R0/2 K0। Here R0 is the initial concentration। तो अपन ये समझ सकते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हाफ टाइम की वैल्यू उस रिएक्शन में रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, जबकि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू उस रिएक्शन में रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। रेट कांस्टेंट की वैल्यू जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, जबकि इस इक्वेशन से ये क्लियर हो रहा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम की वैल्यू रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी, राइट। तो T हाफ विल बी R0/2 K0 यानी हाफ लाइफ टाइम हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास में एक इक्वेशन है, वो क्या है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की बात की थी अपन ने। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, K0 इक्वल टू R0 माइनस R अपॉन T, राइट। मैं इक्वेशन दे रहा हूं आपको, एक केमिकल रिएक्शन जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करती है, एक केमिकल रिएक्शन जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करती है, T इक्वल टू 100 मिनट पर, T इक्वल टू 100 मिनट पर वो 50% डिसोसिएट हो जाती है। T इक्वल टू 100 मिनट पर उस जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन का 50% कंज्यूम हो जाता है। तो T इक्वल टू 200 मिनट पर कितनी कंसंट्रेशन शेष रहेगी, कितनी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन मिक्सचर में रहेगी रिएक्टेंट कंसंट्रेशन की, तो अपने को फाइंड आउट करना है। कर सकते हो, चलो पूरे इस क्वेश्चन को, ठीक है। yes, तो मेरे पास एक इक्वेशन T हाफ इक्वल टू R0/2 K0,
हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब यदि इस इक्वेशन को या इस कॉन्सेप्ट को अपन क्वेश्चन को सोल्व करने में काम में लेते हैं तो अपने जानते हैं अपने पास में रेट कांस्टेंट जीरो ऑर्डर के लिए यानी कि k जीरो की वैल्यू पता नहीं है, तो अपन इस इक्वेशन से इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो अपने पास ये इक्वेशन है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इस इक्वेशन को अपन काम में लेते हैं। वो कैसे? सिंपल सी बात है, यदि इनिशियल कंसंट्रेशन सपोज यदि इनिशियल कंसंट्रेशन यानी R0 इक्वल टू 100 मोल पर लीटर, तो T इक्वल टू कितना है 100 मिनट, T इक्वल टू कितना है 100 मिनट, तो 100 मिनट के बाद में 50% हो जाएगी, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R की वैल्यू 100 का 50% कितना 50 मोल पर लीटर, राइट। तो इन वैल्यूज को हम पुट अप करेंगे इस इक्वेशन में। इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने कि रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी मान ली 100 मोल पर लीटर, टी टाइम कितना है, टी ऑफ टाइम कितना है 100 मिनट, और 100 मिनट के बाद में आर की वैल्यू अपने पास में कितनी बचेगी 50 मोल पर लीटर। तो इन वैल्यूज को मैं पुट अप करूंगा तो क्या आएगा K0 इक्वल टू 100 माइनस 50 अपॉन 100, ये हो जाएगा कितना मोल पर लीटर, और ये हो जाएगा मिनट। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा 50 अपॉन 100, इसका मतलब क्या 0.5 मोल पर लीटर पर सेकंड। तो मेरे पास में K0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.5 मोल पर लीटर पर सेकंड। अब मुझे टाइम कितने पे फाइंड आउट करना है 200 मिनट पर, इस वैल्यूज को मैं पुट अप करूंगा यहाँ पर। अब मैं सेकंड स्टेप काम में लेता हूं, तो K0 की वैल्यू कितनी आई 0.5, तो मैं यहाँ पर लिखता हूं, दिख रहा 0.5। अब ये स्टेप अपने को फाइंड आउट करना है R0 माइनस R, क्योंकि रिमेनिंग कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है नहीं, ये स्टेप अपने को फाइंड आउट करना है। तो मैं इसको लिख देता हूं x अपॉन t की वैल्यू कितनी है 2 मिनट, और यहाँ पर x क्या हो जाएगा यानी r, सॉरी मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूं कि x इक्वल टू R0 माइनस R। तो मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा यानी रिमेनिंग कंसंट्रेशन आफ्टर 200 मिनट्स, तो क्या होगा 0.5 इंटू 200, इसका मतलब ये हुआ कि 100, ठीक है। इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास में x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 100 मोल पर लीटर, 100 मोल पर लीटर। अब देखिए मेरे पास में इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी 100 मोल पर लीटर, और 200 मिनट्स के बाद भी मेरे पास में कंसंट्रेशन कितनी आई वो भी 100 मोल पर लीटर, तो आर की वैल्यू कितनी हुई वो भी 100, तो 100 माइनस 100 माइनस 100 कितनी बचेगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि 200 यानी आफ्टर 200 मिनट्स देयर विल बी any concentration into the solution mixture। 200 मिनट्स के बाद में सॉल्यूशन मिक्सचर में रिएक्टेंट की कोई भी कंसंट्रेशन नहीं बचेगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ अपन इतना ही पढ़ेंगे। तो अपन ने आज क्या क्या डिस्कस किया था आपको पता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती है, इस टाइप की रिएक्शंस होती है जिनमें रेट डिटरमिनिंग स्टेप में किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन उस रेट डिटरमिनिंग स्टेप्स में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के जीरो पावर पर डिपेंड करती है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस हो जाएगी। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में कभी भी रेट कांस्टेंट रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, जबकि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में हाफ लाइफ टाइम जो होता है उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या होती है और डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन क्या होती है ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। ऐसी रेट इक्वेशन जो हमें सिर्फ ये बताती है कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के साथ किस प्रकार चेंज होती है, रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के साथ किस प्रकार चेंज होती है, तो वो डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन है। और डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन के द्वारा अपन किसी भी रिएक्शन के लिए रेट लो और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते।
जबकि इस कठिनाई को दूर करने के लिए हमने एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए, कौन सा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या बताती है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में टाइम के साथ में क्या चेंज आ रहा है। इस टाइप की जो इक्वेशन होती है वो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कहलाती है। और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस के द्वारा अपन किसी भी रिएक्शंस के लिए रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से ये था। आपको ध्यान में रखना है इजीली क्या, r अपॉन t के बीच में कर्व करने, प्लॉटिंग करने पर स्लोप क्या होगा, r0 माइनस r वर्सेस t के बीच में प्लॉटिंग करने पर स्लोप क्या है। इस टाइप की जो बेसिक जानकारी है तो जनरली जो पुट अप होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।